Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to present a very important topic, that is pancreas. Pancreas, what is meant by the word pancreas? Pan mean all and creas mean flesh. Mean all flesh or all meat. Mean ये flesh है या meat से बना हुआ एक organ है. पेनक्रियाज, क्योंकि पेनक्रियाज में ना कार्टिलेज पाया जाता है और ना इसमें कोई बोन होता है, फ्लैश ही होता है. पेनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है. इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं. हेट्रोक्राइन से मुराद ये है कि इट परफॉर्म डुअल फंक्शन. डुअल मीन कि इट एक्ट एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड. डिटेल में बताता हूँ आगे. पेनक्रियाज का वेट कितना है? तो अप्रोक्सीमेटली इसका वेट 80 ग्राम्स है. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पेनक्रियाज? पेनक्रियाज का लेंथ कितना है? तो तकरीबन इसका लेंथ 6 इंचेस है. पेनक्रियाज में टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज पाई जाती है. को हम कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहांस, दूसरे को हम कहते हैं एसिनस, एसिनाई अलोंग आइलेट ऑफ लैंगरहान. आइलेट ऑफ लैंगरहान इज द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज. आइलेट ऑफ लैंगरहान की, पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहान की परसेंटेज कितनी है? तो कम है, 2% है. पेनक्रियाज का 2% मास किसका है? आइलेट ऑफ लैंगरहान्स का है. एक आइलेट ऑफ लैंगरहान 3000 सेल से बना हुआ होता है. एसिनाई विद ड्रेनेज डक्ट, ये दिस इज नोन एज द बल्क ऑफ पेनक्रियाज. 80 to 90% ऑफ पेनक्रियाटिक मास इज द एसिनाई along with its draining duct. This is the exocrine portion of pancreas. क्योंकि ये हार्मोन सिक्रीट नहीं करते. This portion of pancreas secrete pancreatic enzyme, while islet of Langerhans is the endocrine portion because this portion of the pancreas secrete hormone, various types of hormone. Islet of Langerhans, इसको आइलैंड ऑफ लैंगरहान्स भी कहते हैं. अच्छा, दे आर नेम्ड फॉर द जर्मन फिजिशियन पाल लैंगरहान इन 1869. इसको इसलिए आइलेट ऑफ लैंगरहान कहते हैं क्योंकि उसको पाल लैंगरहान ने फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था 1869 में. आइलेट का क्या मतलब है? आइलेट मीन आइलैंड. पेनक्रियास की स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो पेनक्रियास के हमारे पास 4 मेन पार्ट्स हैं. Head is the widest portion of pancreas. After head we have another part, that this part of the pancreas known as neck, body and tail. Head is present in the C-shaped arrangement of duodenum, while the tail is present towards the hilum of the spleen. Pancreas is composed of 2 main types of tissue. Pancreas में 2 main किस्म की tissues पाए जाते हैं, acinus and islet of Langerhans. These structures which I have drawn are known as acinus. Combinedly, acinus are known as acini. Acinus along with its draining duct make 80 to 90% of pancreatic mass. Book में लिखा कि the bulk of pancreas are acinus and ducts. पेनक्रियाज में जो मैक्सिमम अमाउंट में जो चीज़ पाई जाती है वो एसिनस और उसके डक्ट्स हैं. जबकि आइलेट ऑफ लैंगरहान पेनक्रियाज में स्केटर्ड हुए होते हैं. आइलेट ऑफ लैंगरहान्स आर स्केटर्ड अमंग द एसिनस, स्केटर्ड अमंग द एसिनाई. अच्छा, आइलेट ऑफ लैंगरहान जो है ये मैक्सिमम कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आइलेट ऑफ लैंगरहान तो ये स्केटर्ड होते हैं पेनक्रियाज में, लेकिन ये मैक्सिमम पाए जाते हैं पेनक्रियाज की बॉडी और पेनक्रियाज की टेल में. अब देखते हैं इधर कि इसकी सिक्रीशन किस तरह करते हैं. तो इसको मैं एसिनस को और आइलेट ऑफ लैंगरहान को इधर मैंने जूम किया हुआ है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिनस. ईच एसिनस इज कंपोज्ड ऑफ 20 to 40 सेल. हर एक एसिनस कितनी सेल से बना हुआ होता है? 20 to 40 सेल से बना हुआ होता है. और ये अपनी सिक्रीशन यानी पेनक्रियाटिक जूस डक के ज़रिए करते हैं. ये देखिए, ये इस तरह ये डक आए हुए, ये अपनी सिक्रीशन जो है इधर इन डक्स के ज़रिए करते हैं. और ये इसकी सिक्रीशन का पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं. और ये सिक्रीशन पहले ये आते हैं इंटरकलेटेड डक्ट, फिर दिस डक इज नोन एज इंटरलोबुलर डक्ट. और दिस डक्ट, इसके बाद जो डक्ट है इसका नाम है इंटरलोबर डक्ट. और फिर ये ड्रेन हुआ होता है डक्ट ऑफ वेरसिंग में या मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट में ये. और फिर इसकी जो सिक्रीशन है जो डक्ट ऑफ वेरसिंग में आती है और फिर
दिस डक्ट इज नोन एज द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और फिर हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट से फिर इसकी सिक्रीशन किधर आती है, ड्यूडेनम में आती है थ्रू द स्फिंक्टर ऑफ ओडी। आइलेट ऑफ, तो ये पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पोर्शन हो गया। क्यों एक्सोक्राइन पोर्शन हो गया? दो वजूहात की वजह से। क्योंकि एक तो ये हार्मोन सिक्रीट नहीं करता, जो ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसको हम एंडोक्राइन कहते हैं। दूसरी बात कि ये अपनी सिक्रीशन डक्ट के जरिए करते हैं। तो एसिनस अलोंग विद देयर डक्ट्स मेक द बल्क ऑफ पेनक्रियास, और इसकी सिक्रीशन को हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। और ये इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है, पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पोर्शन है, क्योंकि ये अपनी सिक्रीशन इन डक्ट्स के जरिए करता है। आइलेट ऑफ लैंगरहान, आइलेट ऑफ लैंगरहान इज कंपोज्ड ऑफ 4 मेन टाइप्स ऑफ सेल। बीटा सेल जो कि आइलेट ऑफ लैंगरहान के सेंटर में होते हैं, और ये बनाते हैं तकरीबन आइलेट ऑफ लैंगरहान में मैक्सिमम अमाउंट में जो सेल पाए जाते हैं उसको हम बीटा सेल कहते हैं। इसकी परसेंटेज कितनी है, 60%। अच्छा, बीटा सेल के अब आइलेट ऑफ लैंगरहान की पेरिफेरी में कौन से सेल पाए जाते हैं, इनको हम कहते हैं अल्फा सेल। अल्फा सेल ने इसकी पेरिफेरी बनाई हुई होती है। अल्फा सेल 25% है आइलेट ऑफ लैंगरहान का। फिर डेल्टा सेल और एफ सेल, डेल्टा सेल की परसेंटेज है 10%। और ये अब ये आइलेट ऑफ लैंगरहान में कहाँ पर होते हैं, तो ये स्कैटर्ड होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहान में, इसके सेंटर में साइड पर ही स्कैटर हुए होते हैं। और इसी तरह एफ सेल ये भी स्कैटर हुआ होता है आइलेट ऑफ लैंगरहान में। अच्छा, बीटा सेल की सिक्रीशन को हम इंसुलिन कहते हैं, अल्फा सेल की सिक्रीशन को हम ग्लूकागॉन कहते हैं, डेल्टा सेल की सिक्रीशन को सोमेटोस्टेटिन कहते हैं, एफ सेल की सिक्रीशन को हम पीपी यानी पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अब देखिए, ये पेनक्रियास का एंडोक्राइन पोर्शन है। क्यों ये इसका एंडोक्राइन पोर्शन है? क्योंकि ये दो वजूहात की वजह से। पहली बात है कि ये पोर्शन हार्मोन सिक्रीट करता है। दूसरी वजह कि ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में करता है, डक्ट्स में नहीं करता। अब अगर फॉर एग्जांपल ब्लड में ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा है तो बीटा सेल स्टिमुलेट होगा, और इसके रिस्पॉन्स में बीटा सेल अपनी सिक्रीशन यानी इंसुलिन सिक्रीट करेगा। तो कहाँ पर सिक्रीट करेगा? डायरेक्टली ब्लड वेसल में ही इसकी सिक्रीशन ब्लड वेसल में आती है। इस वजह से इसको हम एंडोक्राइन पोर्शन कहते हैं। तो ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और दूसरी डक्ट में हार्मोन सिक्रीट नहीं करते बल्कि ब्लड वेसल में डायरेक्ट अपने हार्मोन को सिक्रीट कर लेते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम अल्फाज में शुगर की बीमारी कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस को डायबिटीज़ मेलाइटस क्यों कहते हैं? डायबिटीज़ का इधर मैंने लिखा है, डायबिटीज़ वर्ड का मतलब है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी इस बीमारी में जल्दी जल्दी इंसान पेशाब करता है। और मेलाइटस का मतलब है प्लीजेंट टेस्टिंग, यानी हनी शहद की तरह टेस्ट। क्या मतलब हुआ कि एंशंट जापानीज और जो चाइनीज़ साइंटिस्ट थे उन्होंने डॉग से डॉग का यूरिन चेक किया। वो डॉग जो कि डायबिटिक था, तो उसका यूरिन स्वीट था। तो फिर पाया गया कि इसकी यूरिन स्वीट होने की वजह यह कि इसमें शुगर पाया, इसमें शुगर मौजूद था। तो इसीलिए इसका नाम, शुगर की बीमारी को हम डायबिटीज़ मेलाइटस टेक्निकली कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस में असल में होता क्या है कि जो बीटा सेल के जो पेनक्रियाज में जो आइलेट ऑफ लैंगरहान्स है, जिसके सेंटर में बीटा सेल पाए जाते हैं, तो वो बीटा सेल इंसुलिन की सिक्रीशन स्टॉप कर देते हैं। यानी या वो बीटा सेल जो है वायरस की वजह से इन्फेक्ट हुआ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, या वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से वो बीटा सेल हमारे साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फिर ये बीटा सेल अपनी सिक्रीशन ज़ाहिरी बातें नहीं कर पाएंगी, जिसकी सिक्रीशन इंसुलिन है। अब इंसुलिन नहीं होगी, जब इंसुलिन नहीं होगी तो फिर डायबिटीज़ होगी, और डायबिटीज़ के मरीज़ में ये अलामात होंगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जल्दी जल्दी यूरिन करना। दूसरी, जिसको हम पोलीयूरिया कहते हैं, पोलीडिप्सिया किसे कहते हैं कि डायबिटीज़ का मरीज़ उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, थर्स्ट। और पोलीफेगिया कि उस जो डायबिटिक पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है। डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा जल्दी थक भी जाता है, फटीग बहुत ज़्यादा फील करता है। और डायबिटिक पेशेंट की यूरिन में जो है शुगर होता है, तो उस पर अभी मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। अब इधर देखिए कि पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेगिया, इसकी ज़रा मैं वजाहत कर लूँ कि ये फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में ग्लूकोज है। तो ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर इंटर होंगे तब जब इंसुलिन होगा। मतलब इस ग्लूटाफोर ट्रांसपोर्टर, उनकी बात मैं नहीं करूँगा, बहुत सिंपल मैं बताऊँगा कि सेल के अंदर ये ग्लूकोज तब जाएंगे जब इंसुलिन होगा।
इंसुलिन हो गया, इंसुलिन की मिसाल किस चीज़ की है? इसकी मिसाल की यानी चाबी की है। अब इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन बीटा सेल ने अपनी सिक्रीशन स्टॉप की हुई है, तो सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री फिर पॉसिबल नहीं है, तो ग्लूकोज सारे का सारा यानी ब्लड वेसल में जमा हो जाता है। अब इधर ब्लड वेसल में ग्लूकोज की मकदार बढ़ जाती है, तो इस यहाँ पर सल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ जाती है सेल की एज कम्पेयर टू सेल। सेल में जो है वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो सेल के अंदर 70% वाटर है, बाहर सोल्यूशन गाढ़ा है, तो ऑटोमेटिकली पानी तो निकलता है, तो पानी सेल से बाहर निकल आता है। तो जब सेल से पानी निकलेगा तो ये सेल श्रिंक हो जाते हैं। ये सेल कैसे हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं। तो जब सेल में पानी नहीं है तो जाहिरी बात है कि इंसान को या डायबिटिक पेशेंट को प्यास लगेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीडिप्सिया, इंक्रीज थर्स्ट। तो थर्स्ट की वजह ये है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी यही है कि जब सेल से पानी निकलता है तो इधर वो वाटर अलॉन्ग विद दिस ग्लूकोज किडनी की तरफ चले जाते हैं, और किडनी में फिर किडनी इतना हाई लोड ऑफ ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं करता। नॉर्मल ह्यूमन किडनी 100% ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब करता है, लेकिन इतना सारा ग्लूकोज ये रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो ये इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से निकल जाता है। अच्छा, फिर इंसान को, डायबिटिक पेशेंट को एपिटाइट, जिसको हम पॉलीफेगिया कहते हैं, क्यों लगती है? क्योंकि डायबिटिक पेशेंट की सेल में जो है ग्लूकोज जाती नहीं है उतनी मकदार में जितनी इसकी ज़रूरत होती है। तो जाहिर बात है कि सेल में ग्लूकोज नहीं जाएगा तो सेल को ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से ही सेल को एनर्जी मिलती है। तो ना सेल को एनर्जी मिलती है और ना सेल की खुराक सेल को मिलती है। तो इस वजह से सेल इंसान को भूख भी लगती है, क्योंकि सेल के अंदर ग्लूकोज यानी खुराक नहीं जाता। और इंसान थकता क्यों है, या इंसान टायर्डनेस या फटीग क्यों फील करता है? क्योंकि ग्लूकोज नहीं जाएगा सेल के अंदर, तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं होगी। तो जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं होगी तो उधर एनर्जी नहीं होगी। ठीक। अच्छा, अब डायबिटिक पेशेंट की यूरिन में ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, लेकिन हर पेशेंट की यूरिन में शुगर नहीं होता। वो पेशेंट जिसका शुगर लेवल कितना हो, 180 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर हो, तो इन पेशेंट की यूरिन में फिर ग्लूकोज निकलते हैं। अब अगर एक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, लेकिन उनमें ग्लूकोज का लेवल 110 है, 120 है, 130 है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी यूरिन में फिर ग्लूकोज नहीं होगा।